मैरिज एक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। रेस्टिट्यूशन, पहले तो हमें इस वर्ड रेस्टिट्यूशन का समझते हैं। जो वर्ड रेस्टिट्यूशन है इसका मतलब होता है रेस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ गिविंग बैक समथिंग दैट वाज लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स ओनर। बेसिकली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज रेस्टिट्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर कि गिविंग बैक और रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन। अब रेस्टिट्यूशन किसका हो रहा है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स मीन द मैरिटल रिलेशंस। तो हिंदू मैरिज एक्ट में हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करते हैं, मतलब मैरिटल रिलेशंस को बैक टू द सेम पोजीशन पे पहुंचाने। सेक्शन 9 और ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इसको बात करता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ऊपर पढ़ लेते हैं। तो ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में नहीं था। देख, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इट इन द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस रेमेडी फाउंड प्लेस इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन द मॉडर्न इंडिया द रेमेडी इज अवेलेबल टू हिंदू अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, to Christians under section 32 of the Divorce Act, to Parsis under section 36 of the Parsi Marriage and Divorce Act, to person marrying in the civil form under section 22 of the Special Marriage Act. अब हम यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट को ही पढ़ेंगे। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स बात करता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिस्टोरेशन, मतलब किसी भी पोजीशन पे जहाँ पर ये पोजीशन थी वहाँ पर इस राइट को, इस पर्सन को वापस रिस्टोर करना, उस राइट को वापस रिस्टोर करना, उस रिलेशनशिप को वापस रिस्टोर करना। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब हो गया कॉन्जुग्स मतलब हस्बैंड एंड वाइफ यानी स्पाउसेस। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब हस्बैंड एंड वाइफ यानी स्पाउस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वापस रिस्टोर करना। एंड इस रेमेडी को सॉर्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जो मैंडेटरी हैं कि हो। जब वो एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट जो फुलफिल होंगे उसके बाद ही हम इस रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं। तो जब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल जो है वो है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैरिज। अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली मैरिज जो है वो आप कोई भी इंसान क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है मैरिज में तो रेस्टिट्यूशन के लिए क्लेम करना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर हैज़ टू बी अ कोहैबिटेशन। लीविंग द सोसाइटी ऑफ द स्पाउस अनलॉफुली कंसीडर्ड एज अ लीगल इंजरी टू द पार्टी एंड डिफीट द मोटिव ऑफ मैरिज। मतलब सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब है जब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की सोसाइटी को, उसकी प्लेस ऑफ लिविंग को छोड़कर अनलॉफुली विदाउट एनी लीगल बैकग्राउंड और विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन किसी भी पर्सन, कोई भी स्पाउस, दोनों में से एक भी स्पाउस उसकी सोसाइटी को, अपने दूसरे पार्टनर की सोसाइटी को छोड़ कर चले जाते हैं, लीव करके चले जाते हैं, जिससे उस पर्सन को जिसको छोड़ा जाता है उसको लीगल इंजरी भी होती है और मैरिज के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिफीट करता है। मैरिज का बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है टू ग्रो अ फैमिली। इस बेस पर ही मैरिज परफॉर्म की जाती है हमारी सोसाइटी में। तो सेक्शन 9 बात करता है, सेक्शन 9 की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। व्हेन ईदर द हस्बैंड ऑफ द और द वाइफ, इट मीन सेक्शन 9 जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल है। हमारे इंडिया में डाइवोर्स में तो वाइफ और हस्बैंड को बहुत सारे राइट्स अवेलेबल हैं। कई बार वाइफ चली जाती है छोड़कर, कई बार हस्बैंड चले जाता है, तो इस केसेस में भी एक राइट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स का एक्ट। ये राइट हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल होता है। तो व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब किसी भी एक्सक्यूज को दिए बिना विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर,
दूसरे की सोसाइटी से चले जाते हैं, देन द अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर restitution of the conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of the conjugal rights accordingly. मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है दूसरी पार्टी के स्टेटमेंट से, ट्रुथफुल स्टेटमेंट से, कंसीडर करती है कि वहाँ विदाउट एनी लीगल ग्राउंड जो अदर पार्टी है वो विक्टिम पार्टी के, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाइड होने पर कोर्ट एप्लीकेशन ग्रांटेड कर देती है और डिक्री पास कर देती है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। अब बहुत लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को इन्वोक किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आप कैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग को अनविलिंगली किसी दूसरे के पास, मतलब उसके हस्बैंड के पास, दूसरे पार्टनर के पास जाने के लिए कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी, सम पीपल दिस इज़ द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ। ऐसे एक्सक्यूजेज, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स पास दिए गए हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए। सबसे पहला केस है वो है सरिता वर्सेस टी वेंकट सुभैया, 1983 का केस है। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि राइट टू प्राइवेसी गारंटेड बाय आर्टिकल 21 इज फ्लैग्रेंटली वायलेटेड बाय अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इस वाले केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन जो डिक्री है कॉन्जुगल राइट्स की, आप एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के पास अनविलिंगली जाने के लिए कह रहे हो जबकि उसने उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। उसके बाद हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह केस आया था 1984 में। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द लेजिस्लेचर हैज़ क्रिएटेड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज द एडिशनल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। और जो इम्पॉर्टेंट बहुत ही लैंडमार्क केस है वो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन केस, 1984 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कैन नॉट बी सेड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द पर्पस ऑफ द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज अंडरस्टूड इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब नोटिस इशू होता है सेक्शन 9 का तो अपोजिट पार्टी को भी एनफ और सफिशिएंट टाइम दिया जाता है अपना जस्टिफाइड रीज़न रखने के लिए कि वाई उसके अगेंस्ट सेक्शन 9 का जो डिग्री है वो उसके अगेंस्ट क्यों ना दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ये कहा कि सेक्शन 9 जो है वो ना तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है और ना ही आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। अगर डिक्री कॉन्जुगल राइट्स की एक प्रॉपर अंडरस्टूड प्रोस्पेक्टिव पे दी गई है तो ये किसी भी राइट्स को वायलेट नहीं करता। और इस डिक्री को मानने के लिए जिस भी पार्टी के अगेंस्ट ये डिक्री दी गई है दैट पार्टी इज ऑब्लिग्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्री। और उस पर्सन के पास ये भी रेमेडी होती है कि वो अपील कर सकता है, हायर कोर्ट में जा सकता है उसके अगेंस्ट। इसेंशियल कंडीशंस क्या है सेक्शन 9 की, कब कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सेक्शन 9 के लिए? तो पार्टी जो है वो शुड बी लीगली वैलिड, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए। और देयर मस्ट बी अ विड्रॉल ऑफ वन स्पाउस फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉल होना चाहिए, तभी सेक्शन 9 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं, तभी आप उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जो विड्रॉल है शुड बी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। द aggrieved party in such a situation may apply for the restitution of conjugal rights। उसके बाद क्या कहते हैं, what will amount to withdrawn। withdrawn एक पर्सन दूसरे पर्सन की सोसाइटी से withdrawn करता है, लेकिन वो withdrawn justified कब होता है? तो withdrawn is a volunteer act, it is a concept of marital obligation। विड्रॉल कुड बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंटेंशनल। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के घर पे छोड़ कर ही चले जाएं तभी उसको विड्रॉल माना जाएगा। अगर
हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टनर अब एक दूसरे की जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं बेसिकली फिजिकल एज वेल एज मेंटल, उन दोनों को ही अगर फुलफिल करना बंद कर देते हैं तो वो भी अ काइंड ऑफ विड्रॉल ही माना जाएगा। अगर आप एक घर के अंदर रह रहे हैं बट आप दोनों ही एक दूसरे से फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही विड्रॉल हैं, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होता है आप दोनों में, आप भले एक छत के नीचे रह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज विड्रॉन, से भी विड्रॉन ही समझा जाएगा। Withdrawn is mental process which resulted into the physical separation where parties are willfully avoiding mental obligations. Initially ऐसे प्रोसेस में मेंटल प्रोसेस ही विड्रॉन होता है, पर इनिशियली विड्रॉन मेंटली ही होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये विड्रॉन फिजिकल होता है, फिजिकल सेपरेशन में कन्वर्ट होता है। इस पर भी कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, केसेस हैं, पॉवेल वर्सेस पॉल एंड राजेश चंद्रा वर्सेस प्रेमलता केस। हस्बैंड सेपरेटेड हिमसेल्फ इन अ कॉमन रेजिडेंस में अमाउंट टू विड्रॉल। जैसे मैंने अभी बोला कि एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, बट आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से सेपरेटेड है फ्रॉम द मंथ्स, तो ये भी ए काइंड ऑफ विड्रॉन ही माना जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी डजंट मीन दैट आप घर छोड़कर नहीं जाएं। अलका भास्कर वर्सेस सचिदानंद बारके 1991 केस में कहा गया, इफ शी इज gainfully employed in a place away from her husband's residence, court further held that the matrimonial home is not necessarily the house of the husband or the house of his parents। मतलब आफ्टर 1991 जब वुमेन्स बहुत इंडिपेंडेंट होने लगी और वर्किंग के लिए एक प्लेस टू अनदर प्लेस जाने लगी हैं, अब हस्बैंड अदर एक प्लेस पे जॉब कर रहा है, वाइफ अदर प्लेस पे जॉब कर रही है, तो हस्बैंड देन नन ऑफ द पार्टी कैन रिवोक फॉर द कैन इन्वोक द सेक्शन 9 कि वाइफ शुड कम एंड रिसाइड विद द हस्बैंड आफ्टर लीविंग हर एम्प्लॉयमेंट। सो कुछ ऐसे केसेस भी इन द 90s में देखे गए हैं। इसमें से एक लैंडमार्क केस ये है अलका भास्कर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वाइफ जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने हस्बैंड के रेजिडेंस से दूर जा रही है तो उसको विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी नहीं समझा जाएगा। मैट्रिमोनियल होम जो होता है इज़ नॉट नेसेसरली द हाउस ऑफ द हस्बैंड और द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं, इवन दो अगर वो मंथ्स में भी वीक्स और मंथ्स में भी साथ में आते हैं, दैट प्लेस इज कंसिडर्ड एज द मैट्रिमोनियल हाउस। उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी भी एक क्वेश्चन है इसमें रेज किया गया है। तो रीजनेबलनेस, रीजनेबल एक्सक्यूज एंड जस्ट कॉज, डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि अगर उसको लगता है कि रीजनेबल एक्सक्यूज एंड जस्ट कॉज जिसकी वजह से वाइफ ने विड्रॉल किया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी इन केसेस में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन बेसिकली रीजनेबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो श्रीमती सुमन बाई वर्सेस आनंद राव ओंकार केस में कोर्ट ने हेल्ड किया गया था। देयर कैन बी नो मोर इंसल्टिंग इंजरी टू द वाइफ देन हर ओन हस्बैंड क्वेश्चनिंग हर चेस्टिटी। मतलब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की चेस्टिटी को ही क्वेश्चन करता है तो ये भी एक सफिशिएंट ग्राउंड है, रीजनेबल एक्सक्यूज है वाइफ के लिए हस्बैंड के घर से विड्रॉन हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ करने के लिए। आर नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अ वाइफ इज आस्किंग टू लिव सेपरेटली फ्रॉम द हस्बैंड्स एज्ड पेरेंट्स इज नॉट अ रीजनेबल एक्सक्यूज टू विड्रॉन एंड RCR कैन बी ग्रांटेड। कहा गया था कि अगर वाइफ हस्बैंड के एज्ड पेरेंट्स से दूर रहने के लिए, सेपरेट होने के लिए की वजह से अलग रह रही है तो ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, because this cannot be granted as a reasonable excuse. This is not even an excuse from the withdrawn of any one society. ऐसे केसेस में जो restitution of conjugal rights है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं वैलिड ग्राउंड फॉर सेपरेट लिविंग डिसएंटाइटलिंग द अदर स्पाउस टू अ डिग्री ऑफ RCR। जब RCR की एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो दूसरे पार्टी को एज मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अपने ग्राउंड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने ग्राउंड्स को रखने के लिए। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं जिन्हें वैलिड ग्राउंड माना गया है कि अगर इन ग्राउंड्स पर कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस के सोसाइटी से विड्रॉन करता है तो उन्हें रीजनेबल एक्सक्यूज माना जाएगा। और ऐसे केसेस में अग्रीव्ड पार्टी, जो भी पार्टी कोर्ट में RCR की एप्लीकेशन लेकर आई है, उसको डिग्री नहीं दी जाएगी। फर्स्ट ग्राउंड है ग्रोसली इनडिसेंट बिहेवियर। अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए कोई बिल्कुल भी इनडिसेंट बिहेवियर है तो ये भी एक सफिशिएंट ग्राउंड है।
extravagance of living or part of wife affecting position and prospectus of husband. अगर दोनों में से किसी की भी लिविंग दूसरे पार्टी की पोजीशन या प्रोस्पेक्ट को इफेक्ट कर रही है तो भी वो रीजनेबल ग्राउंड है. एक्सेसिव ड्रिंकिंग टू सच एक्सटेंट रेंडर इम्पॉसिबल टू डिस्चार्ज मैरिटल ड्यूटीज. Persistence in a false charge against the respondent of having committed an unnatural offences means किसी भी पार्टनर में कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कंटिन्यूसली परसिस्टेंट फॉल्स चार्जेस वो इम्पोज करता रहता है, वर्बल अब्यूजिव लैंग्वेज के यूज़ करते रहते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट ग्राउंड. रिफ्यूज़ल ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट सफिशिएंट रीज़न. अगर दोनों में से कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स करने से रिफ्यूज़ करता है वो भी सफिशिएंट रीज़न है. एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंसैनिटी. अगर दोनों में से कोई भी एक पर्सन इंसेन हो रहा है और उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है रिलेशन में तो भी एक सफिशिएंट ग्राउंड है सेपरेशन का. अग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इफ दे बोथ अग्री टू लिव सेपरेटली दैट इज ऑल्सो अ सफिशिएंट ग्राउंड. एंड मिसकंडक्ट अप्रोचिंग द क्रूएलिटी बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट. मतलब क्रूएलिटी तक पहुंचता है बट काइंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़ होता है दोनों पार्टीज़ के बीच. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिस्टेक एंड सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द वन पार्टी टू withdrawn from the society of the other. And what if party did not cohabit after passing decree? If the parties are not following the decree for cohabitation after passing continuously for 1 year, it becomes a ground for divorce under section 13(1)(8) clause 2 on the grounds of the non-compliance with the decree. मतलब अगर डिक्री पास हो गई है एग्रीड पार्टी के फेवर में, द पार्टी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर बट और इवन दे आर लिविंग सेपरेटली, और डिग्री पास होने के विद इन 1 year पार्टीज डिड नॉट कोहेबिटेड और दे डिडंट स्टार्टेड देयर रिलेशनशिप, देयर फैमिली, देन ये एक सफिशिएंट ग्राउंड हो जाता है सेक्शन 13(1)(a)(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के लिए. इनफैक्ट जस्टिस रस्तोगी ने हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह केस 1984 में ये कहा था कि लेजिस्लेचर हैज़ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज एन एडिशनल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. अभी हमने पढ़ा था हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह केस, तो उसमें इसी केस में कोर्ट ने ये जस्टिफाइड किया है, इस कोर्ट ने कहा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक एडिशनल ग्राउंड भी है डाइवोर्स का, अगर उसके डिक्री को विद इन टाइम पीरियड, टाइम लिमिट जो कि 1 year की दी गई उसमें उसको फुलफिल नहीं किया जाता है. कंक्लूजन में आ जाते हैं. इन दिस एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म द प्रोविजंस अगेंस्ट द रिफॉर्मेटिव सोशल नॉर्म्स आर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट सोशल मोरालिटी prevails. Into the time to do away with the provisions of restriction of conjugal rights, RCR was adopted from English common law. This remedy is not only the violative of Article 1421 but also does not fit with the changing time. Of course, आप किसी भी एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस के साथ विलफुली अनविलफुली रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते बाई सिंपली पासिंग अ डिक्री. तो दिस इन अदर फॉर्म ऑफ इन वन फॉर्म ऑफ, अगर हम एक तरीके से देखें तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है. RCR ऐसा सोसाइटी चेंज हो रही है, एवरीबडी हैज़ राइट टू लिव, हैज़ राइट टू प्राइवेसी. इफ़ दे वांट टू लिव विद अ पर्सन एंड दे डोंट वांट टू लिव विद अ पर्सन, दैट डिपेंड अपॉन दोज बोथ पार्टनर्स. ऐसी चीज़ों में कोर्ट फोर्सफुली और किसी भी तरीके से विलफुली और नॉन विलफुली किसी भी तरीके से कोई भी डिग्री पास करके आप दो लोगों को एक साथ नहीं रख सकते इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर. बाई पासिंग दिस काइंड ऑफ डिग्री, this is a violation in one way, a violation of Article 1421 of that person. If they don't want to live, there is a ground available, there is a remedy available that is called divorce. They can go for that. Moreover, such a remedy is against the ideas of human dignity, of course, individual autonomy and the right to privacy given by the judiciary in recent judgments. Hence, in my personal opinion, there is no place for such legal remedy in our legal system, of course, because if both people do not want to live together, or even the one in both people do not want to live with the other person, no one can force them to live with that person. The simple remedy available for these kind of circumstances is the divorce. So that's it for the concept of restriction of conjugal rights, and I hope you get a good idea of the section 9 of the Hindu Marriage Act. Thank you.